हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और प्रिपरेशन बोर्ड में, जहाँ पे हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, अभी हमने क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं। आज हम जिस चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक, बाकी सब चैप्टर क्या हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक, तो ये चैप्टर कौन सा है, जीव जन्म कैसे करते हैं, इसमें हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब इसमें बात आती है कि हम कौन सा हेडिंग पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा या नहीं आएगा। तो ये देख लीजिए, ये 2016 और 2020 ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यानी इस टॉपिक से आपके कम से कम 3 या 5 मार्क्स बन सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब बात करते हैं कि पढ़ना क्या है। ठीक, जनसंख्या विस्फोट आज मेरा हेडिंग है, उसको हम पढ़ना है। आपको जानना है कि कौन किस किस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, अगर जनसंख्या विस्फोट पूछेगा तो आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा। ठीक, यानी कम मार्क्स से पूछेगा। ठीक, ब्रीफ में पूछ सकता है। लेकिन अगर आपसे इसमें पूछ लिया कि इसकी वृद्धि होने के क्या कारण हो गए, हानियाँ क्या क्या हो गई, ठीक, इनसे बचाव क्या क्या हो गए, तब आपके लिए 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं कि जनसंख्या विस्फोट होता क्या है। तो आप सोचिए, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। हम यहाँ क्या किसी ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, इजराइल में बम गिराने की बात कर रहे हैं? नहीं। ठीक, हम बात कर रहे हैं जनसंख्या विस्फोट की। ठीक, जी समझिए, ये हो गई आपके गांव की नक्शा। ठीक, आपके गांव का नक्शा है और ये हो गए हमारे वहाँ गांव में रहने वाले लोग। ठीक, अब इस गांव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या सडनली बढ़ जाए, क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक, यहाँ के रहने वाले लोगों की जनसंख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, भारी मात्रा में बढ़ गए लोग। ठीक, तो उससे क्या होगा, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो यही कि एक क्षेत्र, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में जब जनसंख्या सडनली बढ़ जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसी हानियाँ होंगी। ठीक, हानियाँ का मतलब लॉसेस, कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो हमको यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट के टाइम पे देखने को मिलती हैं। ठीक, अब पहला पॉइंट है कि अपर्याप्त भोजन। जब जनसंख्या बढ़ गई भाई, मान लो एक फैमिली में रहने वाले 4 लोग, ठीक, और सडनली बढ़ गए 8 लोग, तो अब जितना खाना था घर में कमाने वाला एक पर्सन, तो क्या 8 को खिला पाएगा? नहीं। तो इसी के कारण क्या होगा, कुछ लोग 2 रोटी खा के सोएंगे, कुछ लोग 1 रोटी खा के सोएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जिनको भोजन नहीं मिल रहा, वो किसका शिकार हो जाएंगे, वो शिकार हो जाएंगे कुपोषण का। ठीक, अब कुपोषण क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में भोजन का ना मिलना कुपोषण कहलाता है। ठीक, इसके कारण क्या होगा, बच्चों की मृत्यु की दर में बढ़ोतरी होगी, यानी उनका मरना क्या होगा, उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, और जो भी बच्चे, मान लो ये तो बच्चों की बात हो गई, और जो भी माता पिता या पेरेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, जब वो किसी बच्चे को जन्म देंगे तो बच्चा कैसा होगा, एक दुर्बल संतति उत्पन्न होगा। तो मतलब उनसे, उनके द्वारा उत्पन्न किया गया जो बच्चा रहेगा वो क्या रहेगा, दुर्बल रहेगा, या स्टार्टिंग से वो क्या रहेगा, कुपोषण का शिकार रहेगा। ठीक, इसके आगे हम बात करते हैं आपको और दूसरी कौन कौन सी हानियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे अपर्याप्त आवास। ठीक, जब एक गांव में रहने वाला घर 5 है, बहुत सारे लोग आ गए, ठीक, तो उसमें क्या होगी, जैसे आपके घर में कोई फंक्शन होता है, तो अभी आप तो आराम से सो रहे थे अपने कमरे में, सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई तो एक घर में 5 लोग, कोई बाहर सो रहा है तो कोई अंदर सो रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे होगा कमरे की दिक्कत। आपके घर में कमरे की दिक्कत हो रही है, अगर गांव और शहर की बात करें या फिर पूरे देश की बात करें, तो वहाँ किसकी दिक्कत होगी, आवास यानी घर की दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अगर आवास नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ जाएंगे सोने के लिए, गंदे स्थानों पर जाके सोएंगे। ठीक, और उससे क्या होगा, उससे होगा बीमारियाँ फैलेंगी, और बीमारियाँ फैलेंगी तो आप क्या होंगे, बीमार होंगे, नॉर्मल सी बात है। ठीक, आगे बात करते हैं अपर्याप्त वस्त्र। ठीक, आजकल तो सब फैशन शो में कम वस्त्र पहन रहे हैं, लेकिन जब रियल में प्रॉब्लम आती है, यानी रियल में किसी भी देश में प्रॉब्लम आती है जनसंख्या विस्फोट वाली, तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे वस्त्रों की दिक्कत होती है। ठीक, यानी कपड़े यानी क्लोथ्स क्या होंगे, अपर्याप्त होंगे, पर्याप्त मात्रा में उनको ये सब नहीं मिलता है। साधनों के कारण विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। विषम का मतलब होता है कि अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, दूर खाना और कपड़े सब कुछ मिल जा रहा है, तो आपकी नॉर्मल परिस्थिति है, लेकिन अगर आपको ये सब नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो गई, विषम परिस्थिति हो गई। और विषम परिस्थितियों में आप कपड़े नहीं हैं, तो अगर गर्मी हो का मौसम आएगा तब पर भी आपको दिक्कत, कि आप सूर्य का प्रकाश झेलेंगे, ये सब चीज़ें। ठीक, और अगर ठंडी पड़ गई तब पर भी क्या होगा, तब पर भी आपको कपड़े की दिक्कत। ठीक, तो वही चीज़ कि क्या पड़ेगा, इंसान कैसी मृत्यु मरेगा, अकाल मृत्यु मरेगा। ठीक, और ये सबसे खतरनाक होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि
अपर्याप्त रोजगार, भाई ये तो हमको लगता है सभी जो नवयुवक हैं या फिर जो भी 20 to 25 एज के होंगे उनको ये बहुत अच्छे समझ रहा में आ रहा होगा कि रोजगार क्या चीज़ होती है। ठीक, तो जैसे हमारे यूपी की जनसंख्या देख लीजिए बढ़ गई है, तो रोजगार कहाँ मिल रहा है भाई? बहुत दिन से परेशान किए जा रहे हैं कि ये नौकरी आ रही, वो नौकरी आ रही, पर कोई आ रही है नहीं। तो ये बात कि अपर्याप्त रोजगार, ठीक, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अवसरों के कारण बेरोजगारी जो मानसिक तनाव व अपराध को बढ़ावा देती है। हम जैसे लोग रहेंगे तो वेट करेंगे कि नहीं भाई चलो 23 में नहीं तो 24 में नहीं 25 में आएगी, लेकिन कुछ लोग तो भाई तुरंत कमाना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे कमाएंगे? चोरी करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे। ठीक, तो उससे क्या होता है? अपराध को बढ़ावा देता है। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया कि जब भी जनसंख्या विस्फोट होती है तो उससे कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। पहला पॉइंट हमने बता दिया कि खाने पीने की दिक्कत, दूसरा पॉइंट आपका हो गया आवास की दिक्कत, तीसरा पॉइंट आपका हो गया कि कपड़े की दिक्कत, और चौथा पॉइंट हो गया आपका रोजगार की दिक्कत। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स को बताया मैंने। अब बात करते हैं कि इनको रोका कैसे जा सकता है, हाउ टू मैनेज देम, कैसे इन्हें हम रोकें, कैसे इन्हें संभाल सकते हैं हम। क्या इसके लिए सरकार कुछ करेगी या हमें को कुछ करना पड़ेगा? ठीक, आइए देखते हैं। जब आप जनसंख्या वृद्धि को रोकने की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है शिक्षा, जो आप अभी ग्रहण कर रहे हैं। ठीक, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने में पर्याप्त होता है। ठीक, जब इंसान शिक्षित रहेगा तो उसे पता होगा कि भाई जब मेरी सैलरी 10,000 है, ठीक, कितनी है? 10,000 है, और मैं उतने में बस 4 ही लोग का सेवा करता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ, उनको पर्याप्त भोजन, पर्याप्त वस्त्र, पर्याप्त घर, सब कुछ दे सकता हूँ, तो मैं उतना ही बच्चे को उत्पन्न करूँगा। लेकिन अगर जो गरीब लोग होते हैं जिनको शिक्षा नहीं मिली होती है, सैलरी उनकी रहेगी, यहाँ पे अब 2 जीरो मिटा दीजिए, सैलरी उनकी रहेगी 100 रुपये, लेकिन जनसंख्या बढ़ाएंगे भाई साहब, तो उससे क्या होगा? दिक्कत होती है। ठीक, आप अपने घर के साथ साथ देश में भी क्या होती है, इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। तो शिक्षा क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसके माध्यम से हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। ठीक, प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। देखिए, आप तो चाइना में, आप अभी तो आपका भारत में फर्स्ट आ गया है जनसंख्या पे, लेकिन इसके पहले चाइना था। ठीक, लेकिन जो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बस मतलब जैसे डिफाइन कर देते हैं कि एक इंसान जो है वो 2 ही बच्चे को जन्म देगा या एक ही बच्चे को जन्म देगा। तो ऐसे ही सरकार को चाहिए कि वो प्रति परिवार का मतलब कि एक सिंगल परिवार को कितने बच्चों होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ये सिंगल होने चाहिए, ये चीज़ क्या किया जाए, इनकी संख्या को निर्धारित कर देना चाहिए। ठीक, अब बात आती है विवाह की। ठीक, विवाह भाई कब करनी चाहिए? कुछ लोगों का मानना है अभी कर देनी चाहिए, लेकिन आगे देखते हैं क्या करना है। विवाह की आयु स्त्रियों के लिए कम से कम 21 ईयर्स एंड पुरुषों के लिए 25 ईयर्स की जानी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये चीज़ें हो सकती हैं कि जब आप देरी से शादी करेंगे, ठीक, तो बच्चे उत्पन्न होने की जो टाइम होता है वो क्या होगा? लेट से होगा। और अगर आप जल्दी शादी कर लेते हैं तो बच्चे भी क्या होंगे? जल्दी होंगे। तो उससे क्या होगा? जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन जब आप लेट शादी करते हैं तो उससे क्या होती है? बच्चे की आने की जो टाइमिंग होती है वो भी क्या होती है? देरी से होती है, जिससे हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। ठीक, इसके बाद आता है कि गर्भपात की ऐच्छिक व सुविधापूर्ण बनाया जाना चाहिए। ऐच्छिक का मतलब होता है कि आपके अपने इच्छानुसार। जैसे कुछ लोग का मानना है कि बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप हैं, बच्चे भगवान देते हैं। ठीक, लेकिन साइंस ऐसा कुछ नहीं मानता और रियलिटी भी नहीं है ये। ठीक, तो इसमें क्या होता है? गर्भपात यानी एबॉर्शन अपनी इच्छानुसार करवाया जाए, ऐसा ना हो कि आप ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। ठीक, और क्या हो? सुविधापूर्ण हो, यानी आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिले, आपको मतलब डॉक्टर की हेल्प मिल जाए, तो ये सब चीज़ें आपको क्या हो? मिले। ऐसा ना हो कि गर्भपात करवा के फिर आपकी भी जान चली जा रही है। तो ये क्या हो? सुविधापूर्ण भी हो, आपके लिए अच्छा भी हो, ठीक, आपके हेल्थ के लिए भी। दूसरा आता है हमारा परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। ठीक, परिवार कल्याण क्या है कि आपके परिवार के लिए कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, उनके ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम सरकार बनाती है जिनके माध्यम से हम परिवार को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें जनसंख्या वृद्धि को रोकने में मदद कर रहे थे। ठीक, अब हम बात करेंगे इसी को रोकने के क्रम में, जनसंख्या को रोकने के क्रम में कुछ अनदर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक, कब कब पूछे गए हैं? एक आपका 2022 में पूछा गया है, 2013 में, 14 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19, 20 में। तो नॉर्मल सी बात है, अगर 2 गैप हो रहा है तो आपसे मे बी इस साल ये क्वेश्चन
पूछा जाए। ठीक, तो ये अगर आपसे पूछा जाए किस क्रम में पूछा जा रहा है तो आप बता सकते हैं कि जनसंख्या को रोकने के ही क्रम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला है कि जनसंख्या स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक, कि कैसे कैसे करना भी आगे बताते हैं। गर्भ निरोधन की विधियाँ बतानी है कि कौन कौन सी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं, विधियाँ हैं जिनके माध्यम से हम गर्भपात करा सकते हैं या बच्चे को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। ठीक, इसके बाद है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मतलब होता है फैमिली प्लानिंग की। ठीक, कि अस्थायी विधियाँ कौन कौन सी हैं, ये 2 प्रकार की। ठीक, और इनके पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिखा है एक वर्ड अस्थायी विधियाँ। ठीक, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ। तो जो विधियाँ होती हैं परिवार नियोजन की 2 प्रकार की होती हैं। एक तो हो गया स्थायी, एक होता है अस्थायी। ठीक, एक हो गया स्थायी, एक क्या होता है अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है जो परमानेंट, यानी एक बार आपने ऑपरेशन करवा लिया तो आप दोबारा किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। ठीक, यानी ये आपकी परमानेंट हो गया। दूसरा क्या होता है अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है कुछ सालों के लिए आपने रोक लिया। ठीक, या फिर आपने कुछ महीनों तक रोका या फिर कुछ समय के लिए आपने रोक लिया, तो वो होती हैं अस्थायी विधियाँ। ठीक, आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं या इसको क्या कहते हैं। ठीक, इसको डीप में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला है आपका लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है। यह शारीरिक वृद्धि के समय भी होती है, किंतु लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया या गर्भधारण के योग्य हो गया है। कहने का मतलब है कि आपके जो शरीर का विकास हो रहा है, शारीरिक वृद्धि जो हो रही है, ठीक, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब जैसे मान लीजिए कोई लड़की, ठीक, और उसकी शारीरिक वृद्धि हो गई, मान लो अभी वो पढ़ रही है 12 में या फिर BA BSc कर रही है और उसका जो शरीर है वो ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बच्चे को जन्म दे सकते, क्योंकि आप उसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं हुए हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि असमय और असुरक्षित यौन क्रियाओं को स्वस्थ और ख़राब प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपने जिस बच्चे को जन्म दिया है उस पर भी और आपके बॉडी पे भी, उस पर भी क्या होता है, गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो इसमें आपको कौन कौन से याद है कि आपको देखो यहाँ पे याद रखना है जीवाणु जनित रोग। ठीक, अब ऐसे रोग जो जीवाणु द्वारा होते हैं उनको हम कहते हैं जीवाणु जनित रोग। ठीक, कौन कौन से हैं, तो एक आपका है गोनोरिया। ठीक, एक आपका है सिफिलिस एवं वायरस जनित रोग। वायरस मतलब क्या होता है, वायरस मतलब होता है विषाणु। ठीक, यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको ना, वायरस। ठीक, वायरस मतलब क्या होता है, वायरस मीन्स होता है विषाणु। ठीक, तो इसमें क्या होता है, आपको कौन कौन से रोग देखने को मिल सकते हैं। एक में आपको मिलेगा विषाणु जनित रोग, आपने देखा जैसे आपका HIV हो गया। ठीक, लेकिन HIV और एड्स देखिए आपका फुल फॉर्म हो जाता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक, डेफिशिएंसी। ठीक, और ऐसे ही आपका एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, इसके बाद ये कौन कौन से रोग थे, ये ऐसे रोग हैं जो विषाणुओं द्वारा होते हैं। ठीक, ये होते क्यों हैं, क्योंकि लैंगिक क्रियाओं के दौरान जैसे आपको पहली बात बताई गई कि आप अगर आपके शरीर का विकास हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी गर्भधारण करने की अवस्था में हैं। ठीक, तो इससे परहेज करें। दूसरा पॉइंट आपको बताया गया है कि ऐसी कुछ अस्थायी विधियाँ बताई गई हैं। ठीक, जैसे आपका ये जो HIV और एड्स हो गया, ये क्या होते हैं, ये ऐसे रोग हैं जो एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संबंध बनाने पे होते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका कि कंडोम का प्रयोग करना। ठीक, ये एक प्लास्टिक की तरह होता है जो क्या होता है, अस्थायी होता है, कुछ समयों के लिए कुछ सीमा तक ये नियंत्रण कर सकता है गर्भधारण करने से। ठीक, इसके बाद बात आती है आपका यांत्रिक अवरोध। ठीक, एक आपको बताया गया गर्भ निरोधक तरीके में आपको पहला बताया गया यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध में क्या होता है कि इसमें एक युक्ति का उपयोग किया जाता है जो शुक्राणु को अंड कोशिका तक पहुंचने से रोक सके। ठीक, जैसे अभी हमने जो इसका एग्जाम्पल दिया था कंडोम हो गया, का प्रयोग योनि में रखने वाली युक्तियों का प्रयोग। ठीक, ऐसे भी कुछ उपयोग होते हैं जो गर्भधारण करने से रोक सकते हैं। ठीक, इसके बाद आती है हार्मोन संतुलन में परिवर्तन करके। कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जो हार्मोन को संतुलन करके अंडमोचन को रोधन कर देती हैं। ठीक,
ये आपको क्लास 12th में और डीप में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल आप अभी बस कुछ कुछ पॉइंट को समझते जाइए कि क्या क्या होती हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद आपका आता है आईयूडी। आईयूडी क्या होता है? आईयूडी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक, यह एक डिवाइस की तरह होता है। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं गर्भाशयी युक्ति। ठीक, इसे और नाम से जानते हैं, अंतः गर्भाशयी युक्ति कहते हैं। अंत मतलब क्यों होता है? क्योंकि यह अंदर की तरफ, शरीर के अंदर की तरफ होता है। ठीक, इसमें औषधि रहित यानी आप किसी भी प्रकार की दवाई को नहीं खाते हैं, जैसे लूप अथवा कॉपर टी। ठीक, कॉपर टी की जब आप बात करते हैं तो आप टी ABCD टी पढ़े हैं ना, तो ये टी आकार का होता है, इसलिए इसका नाम क्या, और कॉपर का बना होता है। ठीक, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, इसीलिए इसका क्या बोलते हैं? कॉपर टी, जो कहाँ पे रोपित कर दिया जाता है? गर्भाशय में डाल दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अंतः गर्भाशयी युक्ति, यानी ऐसी युक्ति जो गर्भाशय में यानी गर्भाशय के अंदर छोड़ी जाती है या डाली जाती है, उसे हम कहते हैं अंतः गर्भाशय युक्ति। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक, आगे देखते हैं शल्यक्रियात्मक विधियाँ, इसे बंध्याकरण की भी कहते हैं। देखिए, ये दोनों में होता है, चाहे वो मेल की बात करें हम और चाहे फीमेल की बात करें। ठीक, दोनों में होता है। इस मेल में कैसे होता है? मेल में ऐसे होता है कि जो शुक्राणु वाहिनियाँ होती हैं, ठीक, हम समझा रहे हैं, एक सेकेंड फिगर के माध्यम से। ठीक, जैसे मान लीजिए ये शुक्राणु वाहिनियाँ हो गई। ठीक, ये किससे अटैच है? ये अटैच है वृषण से। इधर भी क्या है? शुक्राणु वाहिनियाँ हो गई, ये किससे अटैच है? वृषण से। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो ये वाहिनियों का वाला भाग होता है, इसे क्या करते हैं? कट कर दिया जाता है। ठीक, क्या करेंगे? कट कर देंगे और इसे अलग अलग बांध देंगे, यानी एक इधर से बांध देंगे, ये इधर बांध देंगे, ये इधर बांध दिया जाएगा, ये इधर बांध दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? जब यहाँ से शुक्राणु का निर्माण हो, मतलब शुक्राणु का निर्माण तो हो गया, लेकिन यहाँ से क्या यहाँ पहुँचा, और यहाँ से पहुँचा तो फिर यहीं से वापस, तो यानी शुक्राणु क्या हुआ? निकला ही नहीं। और जब शुक्राणु निकला ही नहीं तो क्या यह माता के गर्भाशय में जाके पहुँचेगा? नहीं। आंसर क्या होगा? बिल्कुल नहीं। भाई, निर्माण तो हो गया, ये हम मानते हैं, निर्माण हो गया, लेकिन ये कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ से इसको हम बांध के क्या किए? अलग कर दिए ना। ये चीज़ यहीं पे रह जाएगी और ये चीज़ क्या रहेगी? इधर ही रह जाएगी। तो जो शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, इनकी नली को काट देते हैं हम लोग, इनकी जो ट्यूब होती है उसे हम काट देते हैं और अलग अलग करके बांध देते हैं, इसे ही हम कहते हैं बंध्याकरण। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया, अवरुद्ध मतलब रोक दिया जाता है। इसे पुरुष में नसबंदी या वैसेक्टोमी कहते हैं। नसबंदी क्यों? क्योंकि हमने नसों को काटा है। ठीक, नस को बंद कर दिया, इसलिए क्या नाम पड़ गया? नसबंदी। और वैसेक्टोमी की है क्योंकि इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं। ठीक, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वैसेक्टोमी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर पुरुषों में पूछा जाए, अलग से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिएगा कि अगर हमने पुरुषों में पूछा गया, ठीक, अगर पुरुषों में पूछा गया तो इसको नसबंदी या वैसेक्टोमी कहते हैं। ठीक, लेकिन अगर यही सेम चीज़ आप महिलाओं में कर दीजिए, अब महिलाओं में किसको काटा जाएगा? जैसे महिलाओं को नहीं काटना है भाई। ठीक, महिलाओं में जो अंडवाहिनियाँ होती हैं, पुरुषों में शुक्रवाहिकाएँ और महिलाओं में अंडवाहिनियाँ जो होती हैं, या आप जिसे फैलोपियन नलिका कहते हो। ठीक, फिगर देखिए, ये हो गया गर्भाशय का फिगर हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? यहाँ वाला भाग क्या हो गया? फैलोपियन नली हो गया, जहाँ पे निषेचन होता था। यहाँ से शुक्राणु आता था और यहाँ पे क्या होता था? निषेचन होता था। ठीक, लेकिन अब क्या है? अब ऐसा है नहीं, क्योंकि भाई क्या करना है? इसको यहाँ से कट कर दो, कट करके इधर अलग जोड़ दो, इधर अलग जोड़ दो, इधर अलग जोड़ दो, इधर अलग जोड़ दो। ठीक, तो क्या अब यहाँ से शुक्राणु यहाँ जा पाएगा? नहीं। तो जब शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा ही नहीं। ठीक, किससे नहीं मिलेगा? अंडाणु से मिलेगा ही नहीं, तो क्या निषेचन पॉसिबल है? और जब निषेचन नहीं होगा तो क्या बच्चा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। आपका आंसर तुरंत आना चाहिए कि ये गलत बात है। ठीक, यानी होगा ही नहीं। ठीक, फिर समझिए कि ये शुक्राणु हो गया और ये क्या हो गया? अंडाणु हो गया, और बीच में हमने क्या किया? फैलोपियन जो नली थी, ये फैलोपियन नली हो गई, इसको हमने अलग बांध दिया, इसको हमने अलग बांध दिया। तो शुक्राणु क्या अंडाणु से मैच कर पाएगा? मिल पाएगा? नहीं, तो निषेचन नहीं होगा। अब आपको बात समझ में आ गई? ठीक, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आपको, जब भी आपसे पुरुष वाला भाग पूछेगा उसमें नसबंदी या वैसेक्टोमी कहते हैं, और
और जब भी आपको महिलाओं का पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, नसबंदी या ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी क्यों बताइए, ट्यूबेक्टॉमी क्यों कहा हमने? क्योंकि जब हम इसकी स्पेलिंग लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। कहाँ लिखा है? ठीक, आप बताइए कहाँ पे लिखा है फैलोपियन ट्यूब, जल्दी से। ठीक, यहाँ पे लिखा है फैलोपियन नलिका। ठीक, या इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो जब ट्यूब को काटोगे तो ट्यूबेक्टॉमी, जब किसी नस को काटोगे तो नसबंदी या फिर वैक्सेक्टॉमी हो गया। ठीक, तो ये नस। आगे देखते हैं। इसके बाद है कि इसमें क्या होता है, यद्यपि शल्य तकनीक भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु असावधानीपूर्व की गई शल्य क्रिया के संक्रमण अथवा दूसरी अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि अगर डॉक्टर ने इसे सही तरीके से किया तब तो ये आपको मतलब पूरी लाइफ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये जो ऑपरेशन किया गया ये ठीक से नहीं किया गया है, कोई भी दिक्कत आई तो उससे क्या होगा, ये आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। तो बी अवेयर, सावधान रहना चाहिए चीज़ों से। ठीक, इस तकनीक का दुरुपयोग कुछ लोगों द्वारा गैर कानूनी ढंग से, भाई इसका तो भारी मात्रा में बातें चल रही हैं। ठीक, सरकार बता रही है खुद ही कि बहुत भारी मात्रा में जो बच्चियां होती हैं उनको गंगा नदी के किनारे क्या किया जाए, फेंका जा रहा है। ठीक, तो इसका बहुत सारा दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ठीक, गैर कानूनी ढंग से क्या किया जा रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है। मादा गर्भ में चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा रहा है। स्वस्थ समाज में मादा नरलिंग अनुपात को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मादा नरलिंग का अनुपात है कि जितनी महिलाएं हैं यानी फीमेल हैं उतने ही क्या हो, मेल हो। ठीक, तो इनको क्या करना है, इनको मेंटेन करना, कि मेंटेन करना ही पड़ेगा हमको या करना चाहिए भी, क्योंकि हमारे समाज के लिए लाभदायक होंगी। ठीक, इसके बाद आता है, मान लीजिए आपने बच्चे को जन्म दे दिया, उसके बाद आप उसकी हत्या कर दे रहे हो। ठीक है, आपको पता चल गया कितने 5 से 6 महीने बच्चे का हो, 1-2-3 महीने बच्चे को जन्म देने के लिए बच गया है, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी निर्मम हत्या कर दे रहे हो। तो उससे भी क्या है, और फिर उसे क्या कर रहे हो, जाके गंगा नदी किनारे फेंक दे रहे हो। तो इससे क्या है, इससे क्या होगा, जो शिशु लिंग अनुपात है उसमें तेज़ी से क्या आ रही है, घटावट आ रही है। ठीक, जब शिशु मतलब क्या होता है, बच्चा ही। ठीक, तो आप लड़कियों को फेंक दे रहे हो और लड़कों क्या कर रहे हो, उनको रख रहे हो। तो इससे क्या होगा कि जो लिंग अनुपात है, यानी से मान लीजिए लड़के यहाँ इतना पहुँच गए, लड़कियों का इतना है, लड़के 60% हो गए, लड़कियाँ कितनी हैं, 40% ही रह गई। तो इससे क्या होगा, ये लिंग अनुपात में क्या होगा भाई, घटावट आ रही है ना, कम हो रहा है। लड़के बढ़ रहे हैं और लड़कियों की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो यही बात थी। ठीक, इसके बाद जनन द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करता है। जनन का मेन मतलब मोटो होता है कि अपनी जो जाति है या जीव जो है वो अपनी जनसंख्या में, समष्टि का मतलब होता है जनसंख्या, समष्टि मतलब क्या होती है, जनसंख्या, तो उनमें वो क्या करे, वृद्धि करता है। ठीक, तो बस एक ही प्रोसेस है, आप इसे एक मुद्दा ना बनाएं। ठीक, इसका मेन मोटो क्या है वो समझ लेते हैं। इसके बाद बात आती है, किसी समष्टि के आकार का निर्धारण जन्म दर एवं मृत्यु दर से होता है। कहने का मतलब है किसी भी जनसंख्या का आकार का निर्धारण जन्म दर एवं मृत्यु दर से होता है, कि जनसंख्या, जन्म कितने बच्चे ले रहे हैं, मृत्यु कितने लोग की हो रही है। ठीक, अगर जन्म ज़्यादा लोग ले रहे हैं और मृत्यु कम लोगों की हो रही है तो फिर भी जो जनसंख्या का आकार है वो क्या हो जाएगा भाई, ख़राब हो जाएगा। हम उसको बता नहीं सकते एग्जैक्टली कि क्या है। इसका बोल रहा है, तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या का चिंता का विषय है। ये भी बात है, आज भारत हमारा फर्स्ट पे पहुंच गया है भाई जनसंख्या के मामले में। थोड़ा सा सेलिब्रेट किए आप लोग, लेकिन ये क्या है, एक चिंता का विषय भी बना हुआ है अभी तक। इसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अभी क्या है, अभी फ़िलहाल के लिए बहुत मात्रा में कठिन हो गई। तो ऐसे ही आपको आज कुछ ऐसे टॉपिक्स बताया मैंने जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब।